हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th का 3rd चैप्टर है फिजिक्स का। देखिए, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा था? तो मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ा था? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और जो हम लोग 3rd चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं वो क्या है? ग्रेविटेशन, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो क्या होता है कि देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? तो सन के अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। और जो देखिए, जो हमारे मून है वो किसके अराउंड कर रहे हैं? तो अर्थ के अराउंड कर रहे हैं। तो देखिए, अगर कोई रिवॉल्व कर रहा है तो कोई तो फोर्स होगा जो उसको रिवॉल्व करवा रहा है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है, तो नीचे जब आ रहा है तो कोई तो लाने वाला होगा। तो न्यूटन ने क्या कहा कि देखिए, अगर इस यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स होगा। तो उस फोर्स को क्या बोला? तो उस फोर्स को बोला कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। क्या, कौन सा फोर्स होगा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें we observe that an object dropped from a height falls towards the earth। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? ऊपर फेंकते हैं तो कहाँ पे जाता है? तो वो कुछ देर बाद नीचे आ जाता है, ठीक है। We know that all the planet go around the sun। हम लोग जानते हैं कि देखिए, सभी जो प्लानेट है वो किसके अराउंड चक्कर लगा रहे हैं? तो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। द मून गोज अराउंड द अर्थ। और मून किसके अराउंड है? तो मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इन द एबव केसेज सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। इन द एबव केसेज, देखिए, जो भी हम लोग ने ऊपर वाले केसेज में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि सन के अराउंड कौन कर रहा है? प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए, अर्थ के अराउंड कौन कर रहा है? तो मून। तो इन सभी केसेज में कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। देखिए, न्यूटन ने क्या कहा कि ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने क्या कहा कि देखिए, जो भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। वो किसने कहा था? तो ये न्यूटन ने कहा था। चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या। तो देखिए, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects। देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है हम आपको बताते हैं। देखिए, कहना चाहता है कि मान लीजिए यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पहले का मास है कैपिटल एम और दूसरे का मास है स्मॉल एम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मास है स्मॉल एम और जो ऑब्जेक्ट बी है उसका मास है कैपिटल एम। तो कहना चाहता है ए वाला स्टेटमेंट
कौन वाला स्टेटमेंट? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला स्टेटमेंट कि देखिए जो हमारा फोर्स का वैल्यू है क्या है, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल है इन दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल है m इंटू एम के बराबर, फोर्स प्रोपोर्शनल है m इंटू एम के बराबर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? तो सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो हमारा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? डी स्क्वायर का। डी स्क्वायर, डी क्या है? तो डी है डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडी, और डिस्टेंस हम लोग कहां से माप रहे हैं? तो सेंटर से माप रहे हैं, यानी कि बॉडी बी का जो सेंटर है और बॉडी ए का जो सेंटर है, दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? डी है। तो वही बोल रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? तो डी स्क्वायर के, यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के। यही हमारा क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और देखिए क्या बोल रहा है कि जो फोर्स का वैल्यू होगा वो कहां पे होगा? तो फोर्स कहां पे होगा? तो अलोंग द लाइन होगा, इसी लाइन पे होगा। ठीक है, तो अब वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। तो देखिए दोबारा से देखिएगा, इस स्टेटमेंट को दोबारा से देखिएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहना चाहता है? दो स्टेटमेंट कहा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दो स्टेटमेंट बोला है। क्या बोला है? कि जो एफ है वो प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? कि जो एफ है यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर का। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दोनों को मिला दें, तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है? प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर का। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को मिला दें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर का। ठीक है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और डी क्या है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को क्या पता है कि अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का, एक किसका साइन है? तो ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो अगर इसको हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो क्या लिख सकते हैं? एक हम कांस्टेंट नाम दे देते हैं, जी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हटाया तो एफ इक्वल टू क्या हो गया? जी इंटू कैपिटल एम पहले से है और स्मॉल एम फिर दोबारा से आया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? डी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो यानी कि जो हमारा फोर्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा? जो हमारा फोर्स का वैल्यू है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा? तो जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि दो बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना कम फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें कि इस जी का वैल्यू क्या होता है, तो इस जी का वैल्यू क्या होता है? तो 6 पॉइंट वहाँ हमने लिख रखा है 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड केजी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस जो जी वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि फोर्स का वैल्यू क्या आता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू क्या आता है। तो जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू निकल कर आता है कि कितना फोर्स लगेगा वो क्या आता है? तो जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड डी स्क्वायर। और यहाँ पे जी क्या है? कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, और इस जी का वैल्यू क्या होता है? 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक वीडियो को देखते रहिए और जो समझ में नहीं आए उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, या फिर जो भी दिक्कत है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।